नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एड्यूटेनमेंट शो पर, जहां हम एक बार फिर लेकर आए हैं यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, आरआरबी, यूपीएसआई 2020 की श्रृंखला, जिसमें हमारा आज का विषय है हिंदी व्याकरण। और जो आज का हमारा प्रकरण है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण प्रकरण है कारक और उसके भेद। तो आज हम इसके विषय में विस्तार से पढ़ेंगे कि कारक क्या होते हैं, कैसे इनका प्रयोग करते हैं और इसके कितने भेद होते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। सभी परीक्षाओं में और केंद्र, राज्य, सभी परीक्षाओं में, सभी टीचिंग एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कारक क्या होते हैं, ठीक है। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका, किसका, संज्ञा और सर्वनाम का संबंध सूचित हो, उसे, उस रूप को कारक कहते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे सीधा सीधा ये है कि संज्ञा या सर्वनाम के वे रूप जिससे वाक्य के अन्य अन्य शब्दों के साथ उनके जो संबंध हैं वो पता चलता है, वो आपके कारक कहलाते हैं। अथवा संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध सूचित हो, मतलब क्रिया के साथ संबंध जो उनका है कि किस तरीके का है, वो जो है कारक कहलाते हैं। इन दो परिभाषा का अर्थ यह हुआ कि संज्ञा या सर्वनाम के आगे जब ने, को, से, पर, में, का, की, के आदि शब्द लगते हैं तो उनका रूप, मतलब वही शब्द जो है कारक कहलाते हैं, ठीक है। अब जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, राम ने रावण को मारा। तो राम ने रावण, ठीक है। तो ने क्या है, ने राम और रावण के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है कि राम ने रावण क्या किया, को मारा, ठीक है। तो को शब्द जो है रावण को मारा, तो यहाँ पे ने जो हो गया आपका क्या हो गया, कारक हो गया। तो अब हम पढ़ते हैं कारक के भेद के विषय में। कारक के भेद, तो कारक के भेद जो हैं 8 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक, ठीक है। अब देखते हैं हम इनको विस्तार से देखते हैं कि क्या क्या होते हैं। तो हमारा जो पहला कारक है कर्ता का, अच्छा ये चिन्ह जरा इनको देख लीजिए। कारक के विभक्ति चिन्ह, मतलब इनकी पहचानेंगे कैसे कि इनका चिन्ह क्या होता है। तो कर्ता के लक्षण होते हैं जो काम करे और उसका चिन्ह होता है ने, ठीक, और इसकी विभक्ति होती है प्रथमा। कर्म जिस पर क्रिया का फल पड़े और इसका चिन्ह होता है को और इसका विभक्ति है द्वितीया। करण कारक काम करने का साधन जिससे काम किया जाए, इसका चिन्ह होता है से या के द्वारा और तृतीय विभक्ति होती है। संप्रदान जिसके लिए किया जाए, मतलब के लिए, इसका चिन्ह हो गया के लिए या को और इसकी विभक्ति चतुर्थी। अपादान जिससे कोई वस्तु अलग हो, तो से अलग होने के अर्थ में, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है तो अलग हो रहा है, तो यहाँ पे पंचमी विभक्ति। संबंध जो एक शब्द का दूसरे से संबंध जोड़े, का, की, के, रा, री, रे, तो इसमें षष्ठी विभक्ति होती है। अधिकरण जो क्रिया का आधार हो और इसका चिन्ह होता है में पर, इसकी विभक्ति होती है सप्तमी। और संबोधन जिससे किसी को पुकारा जाए, हे, अरे, भो, इसके चिन्ह होते हैं और इसका जो विभक्ति है संबोधन, ठीक है। तो अब इसको हम विस्तार से बताते हैं आपको, इसका प्रयोग कैसे करते हैं, कैसे इसको पहचान करेंगे, ठीक है। पहला जो हमारा है कर्ता कारक, जो वाक्य कार्य को करता है वह कर्ता कहलाता है। सभी जानते हैं, इंग्लिश में भी जानते हैं, सब्जेक्ट जो होता है आपका कर्ता होता है, वो क्या होता है, जो काम को करने वाला है। कर्ता वाक्य का वह रूप होता है जिसमें कार्य को करने वाले का पता चलता है, ठीक। तो हमें मतलब कर्ता से ये पता चल जाएगा कि कार्य किसने किया है। जैसे मैंने खाना खाया, तो मैं क्या हो गया, कर्ता हो गया। राम घर जाता है, तो राम क्या हो गया, राम कर्ता हो गया। तो इसका जो चिन्ह है वो ने होता है, ठीक है। क्या होता है, ने। जैसे रामू ने बच्चों को पीटा, अपने बच्चों को पीटा, तो यहाँ पे जो ने आ गया वो क्या आ गया, रामू ने अपने बच्चों को पीटा, ठीक। तो रामू हो गया कर्ता, काम करने वाला कौन है, रामू। समीर जयपुर जा रहा है, देखिए यहाँ पे ने तो नहीं है। देखिए बहुत केसेस में ऐसा होता है ने मतलब चिन्ह नहीं होता है, लेकिन हम उसके भाव को, उसके अर्थ को समझ कर बताते हैं यहाँ पे कौन सा कारक है। तो समीर जयपुर जा रहा है, इसमें कौन काम कर रहा है, समीर कर रहा है ना, क्या काम कर रहा है, जयपुर जा रहा है, तो समीर क्या हो गया, कर्ता। ऐसे नरेश खाना खाता है, तो इसमें भी ने नहीं है, लेकिन काम कौन कर रहा है, नरेश क्या कर रहा है, खाना खा रहा है, तो नरेश हो गया आपका कर्ता, ठीक है भाई। तो कर्ता कारक क्या होता है, जिससे पता चलता है कि काम करने वाला कौन है। दूसरा है हमारा कर्म कारक।
कर्मकारक होता है वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है वह कर्म कहलाता है। वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है, जो भी काम हो रहा है उस वाक्य के अंतर्गत उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है वो आपका कर्म कहलाता है। और इसका जो चिन्ह होता है वो होता है को। क्या होता है? को। अब उदाहरण देखते हैं। राम ने घोड़े को पानी पिलाया। ठीक, राम हो गया कर्ता। राम ने क्या किया? पानी पिलाया। किसे? घोड़े को। ठीक है, तो इसका प्रभाव, कार्य करने का प्रभाव किस पे पड़ा? घोड़े पे। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये को जो लगा है यहाँ पे किसका प्रयोग हो गया? कर्म कारक का। मेरे दोस्त ने कुत्तों को भगाया, तो कुत्तों को भगाया किसने? दोस्त ने। तो ये तो हो गया कर्ता, लेकिन यहाँ पे कर्म कौन है? कुत्तों को भगाया। तो जिसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है वो आपका होता है कर्म कारक। ठीक, करण कारक। तीसरा है हमारा करण कारक। वह साधन जिससे क्रिया होती है वह करण कहलाता है, यानी जिसकी सहायता से किसी काम को अंजाम दिया जाता है वह करण कारक कहलाता है। बिल्कुल देखिए, सिंपल से समझिए, मतलब किसी की सहायता से जो हम काम करते हैं वो आपका करण कहलाता है। जैसे मैं पेन से लिखता हूँ, तो पेन क्या हो गया? साधन हो गया। तो पेन से, तो यहाँ पे जो क्या आया? से आया। इसका चिन्ह होता है से या के द्वारा, से या के द्वारा। तो ये होता है आपका करण कारक। इसके उदाहरण देख लेते हैं। पत्र को कलम से लिखा गया। किससे? कलम से। तो साधन क्या हो गया? कलम। अमित सारी जानकारी पुस्तकों से लेता है। कहाँ से? पुस्तकों से। तो यहाँ पे साधन क्या हो गया? पुस्तक। तो ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया? जो साधन होता है आपका वो करण कारक होता है। वहाँ पे चिन्ह क्या होता है इसका? से या के द्वारा। अगला प्रश्न है, अगला कारक है संप्रदान कारक। जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। अब इसका चिन्ह क्या होता है? के लिए या को। देखिए यहाँ पे को आ रहा है और के लिए आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? किसी के लिए, देने के लिए, किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए, मतलब किसी के लिए। जैसे इसको उदाहरण से समझिएगा आप। विकास ने तुषार को गाड़ी दी। विकास ने किसको गाड़ी दी? तुषार को। किसके लिए? तुषार के लिए। बात को समझिएगा, को या के लिए। रमेश मेरे लिए कोई उपहार लाया है। किसके लिए? मेरे लिए। तो यहाँ पे के लिए नहीं, लिए है, तब भी जो है क्या है? संप्रदान कारक है। बात को समझिए गौर से। अगला है आपका अपादान कारक। जब संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप में किन्हीं दो वस्तुओं के अलग होने का बोध हो। देखिए क्या होता है, कई बार कहीं ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि दो चीज़ों में अलग अलग करते हैं, तो वहाँ पे आपका होता है अपादान कारक। ठीक, तब वहाँ अपादान कारक होता है। यहाँ से किसी का मतलब किसी चीज़ से अलग होना है। देखिए यहाँ पे चिन्ह इसका से होता है। क्या होता है? से चिन्ह होता है, लेकिन से जो है, इस से का मतलब है उस चीज़ से अलग होने के लिए। एक से करण में भी आता है से के द्वारा, लेकिन वो ये से नहीं है। यहाँ पे जो से है वो कौन सा है? अलग होने के लिए। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ पत्ते से क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। ठीक है, और सांप बिल से बाहर निकला, सांप बिल से अलग हो गया। तो यहाँ पे से जो आया वो कौन सा? अपादान कारक। आसमान से बिजली गिरती है, तो आसमान से जो बिजली गिरी वो आसमान से अलग हो गई, तो यहाँ पे जो से आया वो क्या आपका? वो हो गया अपादान कारक। बात को बिल्कुल गौर से समझिएगा, बहुत ध्यान से। अगला है हमारा संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो हमें किन्हीं दो वस्तुओं के बीच संबंध का बोध कराता है वह संबंध कारक कहलाता है। मतलब जो किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में संबंध स्थापित करता है वो आपका संबंध कारक होता है। इसके चिन्ह होते हैं काकी के, नानी ने, रारी रे। ठीक, कैसे? अब इसको उदाहरण से समझिए। यह सुरेश की बहन है। ठीक, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? सुरेश और उसके बहन के बीच में रिलेशन बता रहा है कि ये उसकी बहन है। सुनील की किताब है, यह सुनील की किताब है। अब देखिए, किताब और सुनील के बीच में संबंध स्थापित किया जा रहा है, यह सुनील की किताब है। ठीक, तो ये हो गया संबंध कारक, जो दो वस्तुओं के बीच में संबंध स्थापित करे, संबंध का बोध कराए। अगला है आपका अधिकरण कारक। तो देखिए, संज्ञा का वह रूप जिसमें क्रिया के आधार का बोध हो, आधार, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इस विभक्ति में और पर होती है। इसका जो चिन्ह है वो क्या है? में और पर। ठीक है, दो शब्द हैं, में और पर। भीतर, अंदर, ऊपर, बीच आदि शब्दों का प्रयोग इस कारक में किया जाता है। उदाहरण देख लेते हैं इसके। वह पहाड़ों के बीच में है, वह पहाड़ों के बीच में है, में आ गया। मनु कमरे के अंदर है, मनु कमरे के अंदर है। पुस्तक मेज पर है, पर। ठीक, फ्रिज में आम रखा हुआ है, में। तो आपको क्या करना है, इसके जो चिन्ह है उससे आप पहचान सकते हैं। नहीं है तो आप इसका भाव निकालेंगे कि इसमें हमें क्या भाव मिल रहा है। अगर किसी के बीच में संबंध हो रहा है तो वहाँ संबंध कारक,
हमें आधार का पता चल रहा है कि कोई चीज़ कहाँ रखी हुई है, उसकी स्थिति का पता चल रहा है, तो वहाँ पे अधिकरण कारक होगा। ठीक है भाई। अगला और अंतिम जो है हमारा संबोधन कारक। संबोधन कारक क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को बुलाने, पुकारने, बोलने का बोध होता है। कहते नहीं किसी को संबोधित करने का बोध होता है, उससे वहाँ पे क्या होता है? संबोधन कारक होता है। और इसके लिए क्या करते हैं हम? इसमें जो विस्मयादि बोधक चिन्ह है इसका प्रयोग करते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह ऐसे, ठीक, ये इसकी पहचान होती है। और इसमें हम क्या करते हैं? इसके जो चिन्ह होते हैं भो, हे, अरे, ठीक है, कहते हैं हे राम, अरे सुनो, तो अरे भाई तुम तो बहुत दिनों में आए, तो अरे और ये वाला चिन्ह, तो इससे क्या पता चल गया है? यहाँ पे क्या है? संबोधन कारक। हे ईश्वर, इन सभी नादानों की रक्षा करना, तो हे और ये चिन्ह देखिए, तो ये क्या हो गया? संबोधन कारक। ठीक है, ये वीडियो हमारी यहाँ पे समाप्त होती है। आशा करते हैं जो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। अगर आप यूपी टेट, सी टेट या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।